नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी की कुछ बहुत ज़रूरी गाइडलाइंस हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। टॉपिक है बच्चों में दस्त यानी डायरिया। और आज हम इन गाइडलाइंस को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि एक माता पिता के नज़रिए से इसे जिएंगे। बिल्कुल। हम उस पहले पल की घबराहट से शुरू करेंगे जब बच्चे का बदला हुआ डायपर देखकर दिल बैठ जाता है और उस आत्मविश्वास तक पहुंचेंगे जहां पता होता है कि घर पर क्या करना है, कब चिंता करनी है और कब डॉक्टर के पास जाना है। हाँ बिल्कुल। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसी घबराहट वाले पल पर आते हैं। बच्चे ने पॉटी की, वो सामान्य से पतली है और बस दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। लेकिन क्या हर पतला स्टूल दस्त होता है? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि यहीं से आधी से ज्यादा चिंता शुरू होती है। हाँ, आईएपी की परिभाषा बहुत बहुत साफ है। दस्त का मतलब है 24 घंटे के अंदर कम से कम 3 बार। 3 बार? हाँ, या उससे ज्यादा असामान्य रूप से ढीला या पानी जैसा मल आना। यहाँ 2 शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, असामान्य रूप से ढीला और कम से कम 3 बार। मतलब मल की कंसिस्टेंसी, वो कितना पतला है ये ज्यादा जरूरी है ना कि सिर्फ गिनती। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। गाइडलाइंस में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। अच्छा? कि अगर मल इतना पतला है कि वो जिस बर्तन या डायपर में है उसी का आकार ले ले तो वो दस्त है। वाह, मतलब उसकी अपनी कोई शेप नहीं है, बस पानी जैसा है। हाँ बिल्कुल, संख्या तो बस एक पैमाना है, असली पहचान उसके पानी जैसे होने से है। ये सुनकर तो कई नए माता पिता की आधी चिंता ही खत्म हो गई होगी। वो बेचारे हर पीले पतले स्टूल को दस्त समझकर परेशान होते रहते हैं। और खासकर उन बच्चों के मामले में जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं। हाँ, उनके साथ तो ये बहुत होता है। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा। गाइडलाइंस में साफ साफ बताया गया है कि कौन सी स्थितियां दस्त नहीं है, ताकि बेवजह का तनाव ना हो। अच्छा? पहली चीज है जन्म के बाद के शुरुआती दिनों का मल। पहले जो गाढ़ा काला चिपचिपा मल होता है, जिसे मेकोनियम कहते हैं, हाँ, मेकोनियम। वो सामान्य है। उसके बाद कुछ दिनों तक जो हरे भूरे रंग का पतला मल आता है, जिसे ट्रांजिशनल स्टूल कहते हैं, वो भी दस्त नहीं है। ये तो शरीर की एक तरह से सफाई हो रही है। बिल्कुल, एक सामान्य प्रक्रिया है। और जो बच्चे सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं, उनका क्या? उनकी पॉटी तो अक्सर ही मतलब सरसों के पेस्ट जैसी या थोड़ी पानी वाली होती है। हाँ, और वो दिन में 5-6 बार भी हो सकती है। विशेष रूप से स्तनपान करने वाले बच्चों का बार बार पीला और थोड़ा ढीला मल आना असल में एक बहुत अच्छा संकेत है। अच्छा, ये तो उल्टा है। हाँ, इसका मतलब है कि माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में बन रहा है और बच्चे को अच्छे से पच रहा है। तो इससे दस्त समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। तो अब जब हमने ये समझ लिया है कि असली दस्त क्या है, तो सवाल उठता है कि ये होता क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। ज्यादातर मामलों में, मतलब आप समझिए लगभग 80 से 90% बार वजह होती है वायरल इन्फेक्शन। वायरल? हाँ, और इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है रोटा वायरस, खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों में। ये वायरस गंदे हाथों, दूषित पानी या खाने से फैलता है। स्रोतों में एक एफ डायग्राम का जिक्र है जो सुनने में काफी दिलचस्प लगता है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत सरलता से इन्फेक्शन फैलने का पूरा चक्र समझाता है। एफ से शुरू होने वाले शब्द। कहानी शुरू होती है फीसिस यानी मल से। ओके। संक्रमित व्यक्ति के मल में कीटाणु होते हैं। वहां से ये कीटाणु फिंगर्स मतलब उंगलियों, फ्लाइज यानी मक्खियों, फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों और फील्ड्स खेतों के जरिए हमारे फूड तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, हमारे भोजन तक। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति वो भोजन खाता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। ये पूरा चक्र है। तो इसका मतलब ये है कि असल में दस्त अपने आप में उतना खतरनाक नहीं है जितना कि उसका साइड इफेक्ट। ऐसा लगता है कि असली दुश्मन कोई और है जो पीछे से हमला करता है। बिल्कुल, आपने से एकदम सही पकड़ा। दस्त तो सिर्फ एक लक्षण है, वो शरीर का इन्फेक्शन को बाहर निकालने का एक तरीका है। अच्छा। असली विलन है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी और नमक की कमी। डिहाइड्रेशन? हाँ, पानी जैसे दस्त के साथ शरीर से सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि सोडियम, पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी बह जाते हैं, और इनकी कमी बच्चे को बहुत तेजी से कमजोर कर सकती है और स्थिति को गंभीर बना सकती है। हाँ, हमारा सारा ध्यान इसी डिहाइड्रेशन को रोकने पर होना चाहिए। ठीक है, तो दुश्मन की पहचान हो गई डिहाइड्रेशन। अब इससे लड़ने के लिए हमारा सबसे पहला और सबसे असरदार हथियार क्या है? हमारा ब्रह्मास्त्र है ORS, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स। ORS? हाँ, मैं ये साफ कर दूं कि ORS दस्त का इलाज नहीं है, वो दस्त को रोकता नहीं है। अच्छा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ,
लेकिन ये दस्त के सबसे खतरनाक पहलू यानी डिहाइड्रेशन को रोकता है और शरीर में पानी और नमक के संतुलन को बनाए रखता है। ये एक जीवन रक्षक घोल है। ओआरएस को लेकर अक्सर लोग इसे बनाने में गलती कर देते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सोचते हैं थोड़ा पाउडर अभी घोल लेते हैं, बाकी बाद में काम आएगा। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा है। ओआरएस कोई शरबत नहीं है, ये एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है। सही बात है। इसमें नमक और चीनी का एक सटीक अनुपात होता है जो शरीर को पानी सोखने में मदद करता है। अगर आपने वो अनुपात बिगाड़ा तो ये फायदे की जगह नुकसान कर सकता है। बिल्कुल। ज्यादा नमक बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है और ज्यादा चीनी दस्त को और बढ़ा सकती है। हाँ। तो नियम सीधा है, पूरा पैकेट एक बार में बताई गई मात्रा के पानी में, आमतौर पर 1 लीटर साफ पानी में। एकदम सही। और पानी भी साफ होना चाहिए, हो सके तो उबाल कर ठंडा किया हुआ, और घोल बनाने के बाद उसे 24 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। अच्छा। अगर बच्चा उल्टी कर दे तो घबराना नहीं है, 10 मिनट रुकें और फिर से चम्मच से धीरे धीरे पिलाना शुरू करें। एक साथ गिलास से पिलाने की कोशिश ना करें। आराम आराम से। हाँ, चम्मच या ड्रॉपर से। ओआरएस के अलावा क्या घर में मौजूद दूसरी चीजें भी दी जा सकती हैं, जैसे दाल का पानी या नारियल पानी? हाँ बिल्कुल, ओआरएस तो सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन उसके साथ साथ घर में मौजूद तरल पदार्थ भी देते रहना चाहिए। जैसे दाल का पानी, चावल का पानी जिसे मांड कहते हैं, नमक चीनी का घोल, नमक वाली लस्सी और नारियल पानी, ये सब बहुत अच्छे विकल्प हैं। और स्तनपान? और सबसे जरूरी, अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसे बिल्कुल भी बंद न करें, उसे और ज्यादा बार पिलाएं। ये पोषण और पानी दोनों का सबसे अच्छा स्रोत है। गाइडलाइंस में ओआरएस के अलावा सिर्फ एक और दवा का जिक्र प्रमुखता से है, जिंक। इसकी क्या भूमिका है? ये इतना जरूरी क्यों है? जिंक एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लीमेंट है। डॉक्टर की सलाह पर ऐसे शुरू करना चाहिए। ये 2 तरीके से काम करता है। पहला, ये दस्त की अवधि और उसकी गंभीरता को कम करता है, यानी जो दस्त 7 दिन चलने वाले थे वो शायद 5 दिन में ही ठीक हो जाए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, और ये बहुत दिलचस्प है, कि इसका असर भविष्य में भी दिखता है। 14 दिन का जिंक का कोर्स पूरा करने पर अगले 2-3 महीनों तक बच्चे को दोबारा दस्त होने का खतरा काफी कम हो जाता है। वाह, मतलब ये आंतों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। बिल्कुल। ये सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे दो। हाँ, बस पास के केमिस्ट से जाकर ले आते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये दिशा निर्देश इस आम धारणा को सीधे सीधे चुनौती देते हैं। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। जैसा हमने बात की, ज्यादातर दस्त वायरल होते हैं। हाँ। और वायरस पर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक देने से आप बच्चे की आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। ओह। जिससे दस्त ठीक होने के बजाय और बिगड़ सकते हैं या लंबे खिंच सकते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि आप ताला खोलने के लिए गलत चाबी इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे ताला और खराब हो रहा है। बिल्कुल सही एनालॉग है। एंटीबायोटिक्स की जरूरत बहुत ही खास मामलों में पड़ती है। जैसे अगर मल में खून आ रहा हो या कोई गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शक हो, और इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को करने देना चाहिए। एक और आम गलती होती है बच्चे का खाना पीना बंद कर देना, ये सोचकर कि पेट को थोड़ा आराम मिलेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। ये एक बहुत ही हानिकारक प्रथा है। दस्त के दौरान बच्चे का शरीर पहले से ही कमजोर होता है। आंतों से पोषक तत्वों का अवशोषण भी कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप खाना भी बंद कर देंगे तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है और उसकी रिकवरी भी बहुत धीमी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो नियम यह है कि खाना पीना जारी रखना है। हाँ, नियम है कि स्तनपान और घर का बना आसानी से पचने वाला खाना जारी रखें। बच्चे को भूख कम लग सकती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकिन बार बार खिलाएं। क्या खिला सकते हैं? खिचड़ी, दलिया, मसला हुआ केला, दही, ये सब बहुत अच्छे विकल्प हैं। शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ऊर्जा खाने से मिलेगी। क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे परहेज करना चाहिए? अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा कमजोर है, उसे ताकत के लिए मीठा, ग्लूकोज का पानी या जूस दे दो। ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पारंपरिक सोच अक्सर इसके उलट होती है। लेकिन विज्ञान कहता है कि ज्यादा मीठी चीजें दस्त को बढ़ा सकती हैं। हाँ, ज्यादा चीनी वाले पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, बाजार वाले पैकेट बंद जूस या ग्लूकोज का पानी, ये सब आंतों में और पानी खींचते हैं। अच्छा। जिससे दस्त और पतले हो जाते हैं। इसे ऑस्मोटिक डायरिया कहते हैं। तो मीठी चीजें मदद करने की बजाय समस्या बढ़ा रही हैं। और चाय, कॉफी के बारे में क्या? चाय कॉफी में कैफीन होता है,
जो एक डायूरेटिक है, मतलब वो शरीर से और पानी निकालता है। ओहो। डिहाइड्रेशन में हम पहले ही पानी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें देना सही नहीं है। बाहर का तला भुना मसालेदार खाना तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। एक सवाल दूध को लेकर हमेशा रहता है, क्या दस्त में दूध बंद कर देना चाहिए? जैसा हमने पहले भी कहा, माँ का दूध तो अमृत है, उसे बिल्कुल बंद नहीं करना। और गाय का दूध? अगर बच्चा गाय या भैंस का दूध पीता है तो सामान्य कम अवधि वाले दस्त में उसे भी जारी रखा जा सकता है। ज्यादातर बच्चे इसे आराम से पचा लेते हैं। तो कब चिंता करनी चाहिए? हाँ, अगर दस्त बहुत लंबे समय तक चले, मतलब 14 दिनों से ज्यादा, जिसे परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं, तब कभी-कभी दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हो जाती है। अच्छा। उस स्थिति में डॉक्टर की सलाह पर दूध में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआती दिनों में नहीं। ठीक है, तो हमने एक दस्त के एपिसोड को संभालना सीख लिया, लेकिन इससे भी बेहतर है कि ये हो ही ना। बिल्कुल, रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। रोकथाम की बात करें तो ये सिर्फ एक बार की बीमारी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन शैली बनाने के बारे में है। बिल्कुल, रोकथाम के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला है पोषण। जन्म के पहले 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। सिर्फ माँ का दूध? हाँ, ये बच्चे को अनगिनत इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा है साफ और सुरक्षित पानी पीना। तीसरा है टीकाकरण, खासकर रोटावायरस और मीजल्स का टीका। ये दस्त के गंभीर कारणों को रोकते हैं। हाँ, और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, स्वच्छता। हाथ धोना। स्रोतों में हाथ धोने के 8 स्टेप्स का जिक्र है। अब सुनने में ये किसी सर्जिकल स्क्रब जैसा लगता है। क्या रोजमर्रा की जिंदगी में ये मुमकिन है? लगता तो है, लेकिन एक बार आदत पड़ जाए तो ये 20-30 सेकंड का ही काम है बस। हाँ, और ये 30 सेकंड आपको डॉक्टर के क्लिनिक के कई चक्करों और हजारों के खर्च से बचा सकते हैं। इसके पीछे का विज्ञान बहुत सरल है। सिर्फ पानी से हाथ धोने से कीटाणु नहीं मरते। साबुन जरूरी है। साबुन उन कीटाणुओं की बाहरी परत को तोड़ देता है, और जब आप हाथों को आपस में, उंगलियों के बीच, नाखूनों के अंदर, अंगूठों के पास रगड़ते हैं, तो आप सुनिश्चित करते हैं कि कीटाणु कहीं छिपे ना रह जाएं। और ये आदत सिर्फ शौच के बाद ही नहीं, बल्कि खाना बनाने और खिलाने से पहले भी उतनी ही जरूरी है। उससे भी ज्यादा, क्योंकि वहीं से कीटाणु सीधे बच्चे के पेट में जाते हैं। सही बात है। और अगर दस्त 14 दिनों से भी ज्यादा चलें, तो ये एक रेड फ्लैग है। इसे परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि कोई गंभीर इन्फेक्शन है या कोई फूड एलर्जी है। ऐसी हालत में घरेलू इलाज छोड़कर तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर किसी को सिर्फ 3 या 4 सबसे जरूरी बातें याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, दस्त से नहीं, डिहाइड्रेशन से डरें, और उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है ORS। ORS सही तरीके से बनाना और पिलाना सीखें। दूसरी बात, बच्चे को भूखा न रखें। स्तनपान और घर का बना हल्का खाना जारी रखें। शरीर को ताकत चाहिए। बिल्कुल। और तीसरी बात, अपनी मर्जी से या केमिस्ट से पूछकर कोई भी दवा, खासकर एंटीबायोटिक्स, कभी ना दें। ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। और चौथी बात जो मुझे समझ आई, वो ये कि रोकथाम ही सबसे बड़ा इलाज है। बिल्कुल। स्वच्छता, साफ पानी, पोषण और टीकाकरण, ये 4 चीजें आपके बच्चे को सिर्फ दस्त से ही नहीं, बल्कि और भी कई बीमारियों से दूर रखेंगी। ये एक सुरक्षा कवच की तरह है। बिल्कुल सही। और अंत में एक विचार जिसके बारे में हमारे श्रोता सोच सकते हैं, ये सारी गाइडलाइंस बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित हैं, लेकिन हाथ धोने और साफ सफाई का जो सिद्धांत है, वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरे परिवार और समाज के स्वास्थ्य की नींव है। एक छोटी सी आदत जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वो हमें और हमारे अपनों को कितनी बड़ी-बड़ी बीमारियों और परेशानियों से बचा सकती है, ये वाकई सोचने वाली बात है।